नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डीडी नेशनल पर आप देख रहे हैं गुड इवनिंग इंडिया। आई थिंक इवनिंग कहे, मॉर्निंग कहे, नाइट गुड तभी रहेगी जब आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, संपूर्ण भारतवर्ष हेल्दी रहे। तो हम आपको देते हैं कुछ हेल्थ टिप्स। खासतौर से आज हम बात करेंगे बैक और नेक पेन के बारे में। क्या है कारण, किस तरीके से आप निजात पा सकते हैं, कारण आपकी लाइफस्टाइल कहें, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, किन किन बारीकों का आपने ध्यान रखना है, जानेंगे हमारे हेल्थ सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले अगर हेल्दी रहना है तो कला के साथ जुड़े गीत, संगीत, नाटक की बात करें तो इस अंक में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जो कि कह सकते हैं रंगमंच के सबसे लोकप्रिय नामों में से एक है। वेटरन फिल्म पर्सनालिटी, वेटरन थिएटर पर्सनालिटी, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है और पिछले दिनों 2 किताबों का विमोचन एनएसडी में हुआ। हमारे साथ है नन अदर देन श्री रंजीत कपूर जी। अ वेरी वेलकम सर। नमस्कार, थैंक यू। बहुत सारी आप चर्चाओं का हिस्सा बने हैं, बहुत सारे आप नाटकों का हिस्सा बने हैं। एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है, सुखद और इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। तो अगर हम आपके साथ हैं, पिटारा इतना बड़ा है आपके साथ, तो शुरुआत कहाँ से करें? गोइंग बैक टू दोस पारसी डेज ऑफ द कंपनी रन बाय योर फादर सर। हाँ, शुरुआत तो मेरी ज़िंदगी की वहीं से हुई थी। मेरे फादर की थिएटर कंपनी थी, पारसी थिएटर कंपनी, और वो जो गांव-गांव और शहर-शहर, कस्बे-कस्बे घूमती थी, तो मेरी पैदाइश उसी में हुई थी जी। सीहोर, मध्य प्रदेश में। फिर मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो थी वो भोपाल में हुई, और उसके बाद फिर सिलसिला मतलब एक जगह तो कहीं टिके ही नहीं। तो एक चक्कर है मेरे पाँव में, जंजीर नहीं वाली बात थी। बिल्कुल, घूमते रहते हैं। हाँ। तो फिर पारसी थिएटर था, क्या लगाव था पारसी शैली नहीं, की मुझे तरफ? उल्टा था। मुझे ये मैंने तय कर रखा था कि मैं छोले भटूरे की दुकान लगा लूँगा, लेकिन थिएटर नहीं करूँगा। थिएटर से मुझे थोड़ी सी वो थी, उसका रीज़न जो था वो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल था कि थिएटर को उस ज़माने में नॉर्थ में अच्छा काम नहीं समझा जाता था। तो जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि स्कूल में किसी को मत बता रहा कि तुम्हारे फादर की नाटक कंपनी है, कुछ भी बता देना, कपड़े की दुकान है, कुछ भी दूसरा का ट्रक का उनका धंधा है, सब कुछ। जी। मेरे कच्चे जहन में कहीं ये बात बैठ गई कि शायद जो भी काम करते हैं मेरे फादर वो अवांछनीय है, वो अच्छा काम नहीं है। तो ये कुछ हीन भावना ऐसी बैठ गई कि मैं धीरे धीरे मैंने ये तय कर लिया था कि और कुछ कर लूँगा, लेकिन थिएटर नहीं करूँगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। किस तरह से घूम घाम के मैं लखनऊ पहुंचा, फिर लखनऊ में देखा कि वो रेनेसां पीरियड था लखनऊ का, यूपी का। थिएटर को इतनी इज्जत मिल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं क्यों इतनी हीन भावना से ग्रस्त हूँ। फिर धीरे धीरे वो निकली हुई ये ग्रंथि, और मुझे लगा कि अब थिएटर कर सकता हूँ, थिएटर करना ही है तो क्यों ना अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर इसको किया जाए। तब 73 में नेशनल स्कूल ड्रामा आया, और तब से फिर थिएटर का ही होके रह गया। आप नहीं बताते थे आपके पिताजी थिएटर से जुड़े हैं, बट अब आपके बच्चे विद प्राउड दे माइट राइट, यू नो, द डॉटर ऑफ श्री रंजीत कपूर। हाँ, आज मेरे बच्चे गर्वित महसूस करते हैं, क्योंकि इतने वर्षों में लोगों की जो मानसिकता में भी वो फर्क आया है। खासतौर पे जो टीवी देखते हैं, तो अब तो माँ बाप जो है अपने बच्चों को खुद ही भेजते हैं कि यहाँ जाकर तुम गाना सीखो, नाच सीखो। वो ज़माना वो नहीं था, वहाँ तो ये समझ आते ये अच्छा काम नहीं है, और बहुत हे दृष्टि से देखते थे। तो इसलिए मुझे काफ़ी समय लगा अब इस थिएटर को स्वीकार करने में। तो आपके तो परिवार में ही था, आपके जीन्स में ही था, रगों में था, तो क्या लगा फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं, क्योंकि मैं पला बड़ा इस माहौल में हुआ तो मेरे लिए सीखना बहुत आसान है? नहीं, क्योंकि थिएटर में मैं था ज़रूर वहाँ, लेकिन थिएटर से मेरा लगाव नहीं था। देखा था, मुझे बहुत अच्छे अभिनेता थे हमारे कंपनी में, मेरे फादर की कंपनी में। जब पहली कंपनी जो भारतीय थिएटर कंपनी थी वो थी न्यू अल्फ्रेड जी। तो जब वो बंद हुई तो उसके बहुत से कलाकार हमारे यहाँ गए। तो मैंने उन लेजेंडरी जो एक्टर्स हैं, जो कहीं उनका रिकॉर्ड नहीं है उनका, वो लोग जो आगा हाशिर काश्मीरी के साथ काम कर चुके थे, वो हमारी कंपनी में काम करते थे। मैं उनको मैंने बचपन से देखा था, वो एडमायर करता था, लेकिन सिर्फ इतना ही। मैं नहीं चाहता था कि मैं थिएटर का हिस्सा बनूं, लेकिन मुझे लिटरेचर का बहुत शौक था, क्योंकि मेरे फादर और मेरी मदर दोनों ही बहुत ही पढ़ाकू किस्म के लोग थे। तो बचपन से ही उनके माध्यम से, उनके मार्फत लिटरेचर से मेरा शौक हुआ। तो मैं फिर कहानी वगैरह भी लिखने लगा।
तो एक्चुअली मेरी पहली कहानी छपी थी सारिका में जी 69 में। सारिका उस वक्त की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका थी, कमलेश्वर उसके संपादक होते थे। तो कुछ दिनों बाद उनकी एक चिट्ठी आई कि तुम्हारी इतनी अच्छी बैकग्राउंड है थिएटर की, तो तुम नेशनल स्कूल ड्रामा क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। तो तब मैंने कहा था कि भाई साहब मैं छोले भटूरे की दुकान खोल लूँगा, लेकिन थिएटर नहीं ज्वाइन करूँगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जब मैंने कहा ना कि लखनऊ जब मैं आया तो वहाँ देखा कि रेनेसांस था, थिएटर को बहुत इज्जत दी जा रही थी। और मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि यहाँ के लोग मत बता रहे मेरे फादर की थिएटर कंपनी है, लेकिन मेरी वाइफ सबको बता देती थी। तो उल्टा होता था, वो लोग बहुत और मुझको और बड़ी इज्जत से देखते थे कि अच्छा भाई ट्रेडिशनल व्यक्ति है ये, थिएटर से देखा हुआ है, इतना किया हुआ है, तो बहुत इज्जत मिली। तब फिर मैंने तय किया कि वो था थिएटर, पुराना थिएटर। नया थिएटर जो है उसका भी मैंने बानगी देखी, वहाँ जो मॉडर्न थिएटर था, बीवी कारन जी का वहाँ एक प्ले आया था, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो था एवं इंद्रजीत बलराज पंडित का एक नाटक मैंने वहाँ देखा, 5वां सवाल, जो कि आधुनिक नाटक थे, वो पारसी नाटक नहीं थे। तब मुझे लगा कि मुझे नेशनल स्कूल ड्रामा ज्वाइन करना चाहिए। और चूँकि मुझे लिटरेचर का शौक़ था, तो पढ़ने का शौक़ था, तो फिर यहाँ आके फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ा, वर्ल्ड थिएटर पढ़ा। तो धीरे धीरे, उस वक्त मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी जब मैं आरएसजी में आया था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी अंग्रेज़ी पढ़ने के कम से कम उस तक मैंने बहुत अच्छी कर ली। फिर मैंने सोचा कि इनको मैं अनुवाद करूं इनका, या मैं इनका रूपांतर करूं, एडेप्टेशन करूं। तो इससे मौलिक लिखना मेरा बंद हो गया। एडेप्टेशन। हाँ, तो मैंने कहा कि ये इतना वर्ल्ड लिटरेचर, इतना रिच है वर्ल्ड थिएटर, कि अगर मैं उसकी रचनाओं को लोगों तक नहीं, हाँ, इस तरह से पहुंचा दूं, एडेप्टेशन करके, ट्रांसलेशन करके, तो मेरा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब इस बात में मेरे दिमाग में, मेरे जहन में इतने सवाल आ गए हैं। आपने बात की वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में, आपने बात की जब पहली बार आप थिएटर देखने गए, तो शुरुआत उससे करते हैं, जब आप पहली बार थिएटर देखने गए, आपका कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई जुड़ाव नहीं था, किस दिमाग, किस थॉट्स के साथ, किन ख्यालों के साथ आप जाते हो? आप क्या देखते हो? कहानी, डायलॉग्स, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे आप? बचपन से जब मैंने नॉट एज एन एक्सपर्ट। नहीं, जब मैं बचपन में था तो मैं तो बिल्कुल रॉ था, और मैं देखने नहीं गया था, मैं तो उसी में रह रहा था। तो लेकिन उन अभिनेताओं को देखता था, तो उनमें कुछ था जो मुझे आकर्षित करता था। म्यूजिक, क्योंकि जितने पारसी नाटक हमारे होते थे, उसमें काफ़ी नाटकों में म्यूजिक जो था, उसे इंटीग्रल पार्ट होता था। तो बहुत रिच म्यूजिक था, बहुत पुराना म्यूजिक था, मतलब ऐसी ऐसी धुनें थी उसमें, अब उनको 100 साल पुरानी धुनें थी। ख़ासतौर पे मुंशी-दिल लखनवी का लैला मजनू होता था, एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र होता था, उसकी जो बंदिशें हैं वो कमाल की थी। तो संगीत का भी मुझे शौक़ था, क्योंकि मेरी मदर संगीत का बहुत अच्छी खुद गाती थी, और वो बाकायदा किराने घराने से शागिर्द थी। हाँ, तो वो तो क्लासिकल म्यूज़िक उनका बेस था। तो बचपन में जब नींद खुलती थी सुबह, तो मेरी माँ कुछ ना कोई सुबह का राग गा रही होती थी, फिर मुझे शौक होता ये कौन सा राग है। तो इन सब चीज़ों से मतलब वो सब देखा, इन सब चीज़ों को एडमायर करना शुरू किया। लेकिन जब आधुनिक नाटक देखा तो लगा कि नहीं, ये आज के समय की ये आवश्यकता है, इस तरह का नाटक होना चाहिए जो कि आज की कहानी कह रहा हो, आज की जो समस्याएं हैं उनको वो, मतलब आपने एक युग देखा है, एक ट्रांजिशन देखा है ट्रेडिशनल से मॉडर्न की ओर जाते हुए। जी। तो बात जब आपने अडेप्टेशंस की बिल्कुल कहा भी गया, नथिंग इज ओरिजिनल। आपको जो भी इंस्पायर करे, रिजुविनेट करे, जो आपको लगता है लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो किस तरीके से आप क्योंकि इतना पढ़ते थे, लिटरेचर आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा था, क्या लगा शेक्सपियर से लेकर रस्किन बॉन्ड तक? मेरी शुरुआत हुई जो वो ऐसे हुई कि मैं उस वक्त तक मैंने मतलब कहानी लिखता था, कहानी छपती थी। तो मेरे फादर एक किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें कहानी थी, उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ट्रांसलेट करो, हिंदी में ट्रांसलेट करो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उस वक्त अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, तो एक एक पेज के लिए अर्थ समझने के लिए 36 बार डिक्शनरी देखनी पड़ती थी। लेकिन किसी तरह काफ़ी समय लिया मैंने उस लंबी कहानी को मैंने ट्रांसलेट किया। तो ये मेरी पहली शुरुआत थी। और चूँकि वो मेरे फादर, बचपन में मैंने वो रचनाएं पढ़ डाली जिसके लिए मैं आई वॉज टू यंग। मिसाल के तौर पर मैं 5वीं क्लास में था, 6ठी क्लास में, तब मैंने हिंदी में क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी, या मैडम बोवरी पढ़ी, या गोरकी के मेरे विश्वविद्यालय पढ़ी, जबकि मुझे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ इन सब चीज़ों से कि मैं
रशियन लिटरेचर या अमेरिकन लिटरेचर या ब्रिटिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इससे मेरी वाकफियत हो गई। और चूंकि मेरी माँ जो थी खुद भी लिखती थी, उर्दू में लिखती थी, बहुत अच्छा लिखती थी, शायरा भी थी, वो सिंगर भी थी। हम सब भाई बहनों को ये सारी चीज़ें हमें माँ से मिली। बिल्कुल, मतलब कला बिल्कुल आपके घर में थी, आपकी रगों में थी, जैसे कि मैंने कहा। जी। और जहां आपने कहा शुरुआत की कि एक पन्ने को ट्रांसलेट करने के लिए आपको इतनी डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता था, और आज पिछले दिनों जब 2 किताबों का विमोचन हुआ, विच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय NSD, कुछ उस किताबें के बारे में बताएं, फिर हम जरूर अपने दर्शकों को उसी इवेंट की कुछ झलकियां भी दिखाएंगे। जो देखिए, इसमें एक किताब जो है उसका नाम है, वो प्ले है, रशियन प्ले है ओरिजिनल, जो 150 साल पहले लिखा गया था, निकोलाई गोगोल का है, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जनरल भी बोलते हैं उसको, और काफ़ी पूरे दुनिया में वो मशहूर है, एवरग्रीन प्ले है। तो उसको मैंने एडेप्ट किया हिंदुस्तान की पूरी उसमें, और वहाँ से मैंने सिर्फ मतलब प्रेरणा ली, 5 चरित्र जो लिए उसके जो मुख्य हैं वो लिए, उनको मैंने अपने ढंग से लिखा, अपने ढंग से बनाया। तो एक फार्स है, कॉमेडी है, लेकिन अंदर से वो एक सटायर है। तो जार के ज़माने में निकोलाई की तरफ से एक व्यंग था, उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था 150 साल पहले। तो एक ऐसी कृति है वो एवरग्रीन। तो वो सच कहिए तो उस दिन मिस्टर ओम थानवी उन्होंने विमोचन किया था, तो मेरे बारे में बोले, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा उसको, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि ये पुनर्सर्जना है। तो ये भी ओरिजिनल राइटिंग हो गई, क्योंकि मैंने सिर्फ वहाँ से चरित्र लिए थे, बाकी अब एक सिर्फ मुख्य एक ही थीम थी कि एक शहर में जहाँ की करप्शन है, वहाँ ये लोग समझते हैं कि बाहर दिल्ली से एक कोई जासूस आया है, कोई जो इनकी जांच करेगा खुफिया तौर पर। लेकिन ये गलतफहमी इनको होती है, वो आदमी भी कॉन मैन है, वो जेल से भागा हुआ है। तो ये सिचुएशन थी, और उसमें बहुत ही हास्य भी है, और उसमें आपने अपना रंग और आपने अपना स्टाइल तो बहुत ही फन प्ले। तो एक तो ये छपा है, और दूसरा है वो भी एक बहुत ही फन प्ले है, उसका नाम है आंटियों का तहखाना। एक्चुअली 13 कब्रिस्तान एक्सटेंशन एड्रेस है, 13 कब्रिस्तान एक्सटेंशन उर्फ आंटियों का तहखाना। बहुत ही यूनिक प्ले है, ये अमेरिकन प्ले है 40s का। तो इसमें एक 2 बूढ़ी औरतें हैं, स्पिंस्टर्स, जिन्होंने कभी शादी नहीं की, और एक पुराना उनका घर है जो उनके नाना का बनाया हुआ घर है, और एक सबर्ब्स में रहते हैं, और उनके 3 भतीजे। एक बड़ा भतीजा था जॉनी, वो घर छोड़ के भाग गया, बहुत ही खतरनाक आदमी था वो। दूसरा वाला जो है एल्फी, वो अपने आप को हिटलर समझता है, और तीसरा जो है वो सेन है, बाकी सब थोड़ी पागल से, वो ड्रामा क्रिटिक है। तो उसको एक्सीडेंटली पता ये लगता है कि ये आंटी जो है इन्होंने मर्डर की है, इन्होंने टू लेट का बोर्ड लगा रखा है। तो कोई भी, पहली बार ऐसा हुआ था, शुरुआत ऐसी हुई कि एक आदमी आया, बुढ़ा था, तो किराए का मकान लेने के लिए। तो उसने कहा कौन कौन रहेंगे, तो कहते मैं अकेले ही रहूँगा। आपकी फैमिली कहाँ है, पूछा। उसने कहा मेरे आगे पीछे कोई नहीं, और बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है। तो उन दोनों को बहुत उससे हमदर्दी होती है, दोनों आंटीज़ को, और ये सोचती हैं ये जीवन के जो है ना इतना कष्ट झेल रहा है, तो इसको हमें मुक्त कर देना चाहिए इन कष्टों से। तो वो उसको वाइन ऑफर करती है, वाइन में आर्सेनिक मिला देती है, और वो आदमी मर जाता है। फिर नीचे उनका एक तहखाना है, वो खोद के उसको बाकायदा गाड़ देती हैं, और पूरी पूजा वूजा करती हैं, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी आदर के साथ उसको वो लास्ट राइट्स उसके करती हैं। तो बहुत ही प्यारी कैरेक्टर हैं दोनों, और हैं वो अजीब सी, क्योंकि उनके नाना भी ऐसे ही थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, घर में 1-2 लाशें हमेशा पड़ी रहती थी, बताती है वो लोग, लाशों से उनको डर नहीं लगता। तो बहुत ही क्रेजी किस्म की कहानी है, और बहुत ही हिलेरियस है। और वो इतनी आपने वो प्ले देखा, और उसमें बिल्कुल अपना स्टाइल प्ले देखा नहीं, आपने वो प्ले 1940s का वो प्ले आपने अडैप्ट किया, और पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा, अडैप्ट किया, और उसको फिर डायरेक्ट किया नेशनल स्कूल ड्रामा के स्टूडेंट्स के साथ 2006 में। तो बहुत ही कामयाब हुआ प्ले। और उसकी जो ब्यूटी है वो ये है कि वो दोनों आंटी हैं, एक तरह से किलर हैं, लेकिन इतनी लवेबल है, इनोसेंट किलर्स, बहुत ही, और बहुत ऑनेस्ट है। पुलिस वाले जो हैं वो आते हैं, जॉनी भी इस बीच में लौट के आ जाता है, उनका बड़ा भतीजा, उसने भी 12 मर्डर किए। तो वो पुलिस उनको पकड़ती है, तो वो उससे कहता है मुझे पकड़े, इनको भी तो पकड़ो, इन्होंने भी 12 मर्डर किए हैं। तो पुलिस वाले हंसते, चल
कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो इतनी प्यारी हैं। रात को अगर पुलिस वाले उधर से गश्त के लिए निकलते हैं, अगर प्यास लग रही है तो वो दरवाज़ा खटखटा देते हैं, पानी भी पिला देती हैं, वो कुछ खिला भी देंगी, उनकी वाइफ के लिए अपने घर में कुकीज़ बनाई वो भेज देंगी, तो बहुत ही प्यारी हैं। तो जब वो कहती है, जो कहता है ना इनको क्यों नहीं पकड़ते, तो हंस देता है, क्या छोड़ छोड़ो, वो कहता है नहीं नहीं, आंटी कहते हैं ना 12 हैं लाशें नीचे, आइए, उसको हाथ पकड़े खींच के ले जा रही है, और ऑडियंस को लगता है ना 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 ना, ये मतलब इनको कोई ना पकड़े। तो मतलब बिल्कुल पावर ऑफ पेन कहें या फिर पावर ऑफ थिएटर कहें, ओरिजिनल आप जिस तरीके से एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, एक इमेजिनरी हम वर्चुअली उसको क्रिएट कर रहे हैं, और क्यों ना अपने दर्शकों को उसी बुक रिलीज इवेंट की दिखा दे कुछ झलके, आइए देखते हैं। उस जमाने के थिएटर को समझा जाए कि उस जमाने का थिएटर होता क्या था, क्योंकि हमारे पास प्रामाणिक स्रोत वही था कि पुरानी पत्र पत्रिकाओं में लिखे हुए लेख, और उसमें निराला जी का, उग्र जी का और शिवपूजन सहाय जी का, ललित कुमार सिंह नटवर, जो रंगकर्मी थे ये लोग, इन लोगों के लेख मिले तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं लिख सकता हूँ इनके बारे में कि इस जमाने में थिएटर ऐसा होता था। सबसे बड़ी बात, बहुत खूबसूरती से अशोक भौमिक जो बड़े चित्रकार हैं, बड़े डिज़ाइनर हैं, उन्होंने इसका पूरा जो संयोजन किया है, उसका किस तरह से प्रकाशन होना चाहिए, कौन सा कलर आना चाहिए, फोटोग्राफ्स का कहाँ स्थान होना चाहिए, ये बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से, सुरुचिपूर्ण ढंग से, और एक रचनाकारी नहीं, एक डिज़ाइनर के रूप में भी इस किताब से उनकी पूरी प्रतिभा झलकती है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो प्रकाशन विभाग है उसके 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और इस 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस अवसर के ऊपर अनेका किताब हम प्रकाशित करने जा रहे हैं। उसके कड़ी में हमारे ये जो किताबें आज आई हैं, जिनका आज विमोचन किया है आदरणीय देवेंद्र राज अंकुर जी ने और आदरणीय ओम थानवी जी ने, उसमें 2 किताबें हैं। एक महेश आनंद जी की है जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, हिंदी रंगमंच एक दृश्य यात्रा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें हिंदी रंगमंच का पूरा अगर हम ये बात कहें कि इतिहास समाहित है तो ये गलत ना होगा। ये हमारे छात्रों के लिए और रंगकर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या अध्येता हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दूसरा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हमारे वरिष्ठ स्नातक, महत्वपूर्ण हिंदी रंगमंच के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय रंजीत कपूर जी ने अनेक ही नाटकों का अनुवाद और रूपांतरण किया है। उसमें से हमने आज 2 नाटकों उनके जो हैं वो प्रकाशित किए हैं, जिसमें आंटियों का तहखाना और चैनपुर की दास्तां है। ये नाटक हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में खेला गया नाटक है, और रंजीत भाई के बारे में ये कहना चाहते हैं कि अगर वो नाटक कैसा भी हो, उसको अगर वो अल्फाज दे देते हैं, संवाद दे देते हैं, तो वो नाटक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, नाटक कैसा भी हो, उनको अपना रंग, अपने अल्फाज दे दे तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। क्या कहोगे? कुछ कहना मुश्किल है, वो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मतलब वो इतने आपके तरीके, आपके लाइज़े, आपके जायके में कि आपको उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। शुरू में तो किया, शुरू किया, हाँ, लेकिन धीरे धीरे फिर अभ्यास हो गया। मैंने जैसे बताया था कि पहले मुझे एक किताब पढ़ने में या एक कहानी का अनुवाद करने में 36 बार डिक्शनरी देखनी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे अब यह है कि मुझे कोई भी कृति मुझे अगर अंग्रेजी से अनुवाद करनी है या अडेप्ट करना है, मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल, अडेप्शन की बात करें तो जैसे आपने वर्ल्ड लिटरेचर भी इतना पढ़ा है, और सभी रिनाउंड फिल्म मेकर्स कहें, थिएटर डायरेक्टर्स कहें, उन्होंने काफ़ी अडेप्शन किया है। आपने गाने लिखे हैं, फ्रॉम कंपोजिशन टू राइटिंग सॉन्ग्स टू टीवी सीरियल्स डायरेक्शन, दूरदर्शन के लिए भी आपने बहुत सारे सीरियल्स डायरेक्ट करे हैं। एक्चुअली मैंने दूरदर्शन के ही लिए किया है। तो फिर किस तरीके से आप ये फ़र्क देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, क्या कहेंगे आप उन डायरेक्शन अपने उन? देखिए, मैं दूरदर्शन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है,
और जो मैं जब भी मैंने कुछ काम करना चाहा तो मैंने प्रेफर किया कि मैं दूरदर्शन के लिए करूं, क्योंकि दूरदर्शन ही एक ऐसा एक मंच था जहां लिटरेचर की बहुत वो थी, आग्रह था कि भाई अच्छा काम किया जाए। तो पहला सीरियल भी मुझे ही ऑफर हुआ था, हम लोग, लेकिन उस वक्त मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे, मैं वो नहीं कर पाया था। तो मैंने पहला सीरियल जो दूरदर्शन के लिए बनाया वो था बसंती, जो कि भीष्म साहनी का नावल था। तो नावल को टीवी पे दिखाने का वो पहला प्रयास था, एक साहित्यिक रचना को करने का। उसके बाद तो फिर उन्होंने बहुत कुछ किया, दूरदर्शन ने बड़े अच्छे लिटरेचर को लेकर उन्होंने कई सीरियल्स बनाए। और उसके बाद फिर मैंने जो भी सीरियल बनाए, मिसाल के तौर पर मेरा बहुत ही प्रिय सीरियल है कि चेखव की दुनिया। तो जो है एंटन चेखव, वो भी 80-90 साल पुराना राइटर, और उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि शॉर्ट स्टोरी में ही वॉज अल्टीमेट, कि कहानी विधा को उन्होंने ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ उसके बाद फिर कहानी नहीं रहती। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट बिल्कुल इन शॉर्ट स्टोरीज। तो उनकी मैंने बनाई। तो ये जो आकर्षण था और ये जो खूबी थी दूरदर्शन की, कि जहाँ लिटरेचर को जोर दिया जाता था और उसको प्रमोट किया जाता था कि भाई अच्छी साहित्यिक रचनाएं हों, और पूरा फ्रीडम मिलता था, क्रिएटिव फ्रीडम मिलता था बनाने का, जो कि दूसरे जो चैनल है इसलिए वो कभी नहीं बनाए। मैं तो टीवी देखता भी नहीं अब, इसलिए कि टीवी देखने लायक रहा नहीं। और जिस तरह के सीरियल बनते हैं दूसरे जो प्राइवेट चैनल हैं, सास बहू के सब कुछ, मुझे लगता है मुझे 10-12 वर्ष हो गए मैंने टीवी नहीं देखा। बिल्कुल, मतलब सही काम और सही उसकी आपको परख है। और जैसे कि हम पावर ऑफ पेन कह रहे थे, तो क्या कहेंगे, बहुत मुश्किल भी हो सकता है कहना कि कौन सा मीडियम आपके दिल के सबसे करीब है, नाटक कहे, थिएटर कहे। थिएटर को कोई भी ओवररूल नहीं कर सकता, चाहे टेलीविजन कहे या फिर 70 mm स्क्रीन कहे। मैंने देखिए, मैंने बहुत फिल्में भी लिखी है, मैंने सीरियल्स भी मैंने बनाए हैं, फिल्म मैंने डायरेक्ट भी किए हैं, लेकिन जो थिएटर की जो सीमाएं हैं वही उसकी ताकत है, वही उसका एसेट है। कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पर सिनेमा लिमिटेड है। सिनेमा लिमिटेड है कि भाई अगर आपको जंगल दिखाना है तो आप जंगल दिखाना पड़ेगा, इतना रियलिस्टिक होता है वो। लेकिन जब मैंने वॉइस किया 76 में, तो मैं जंगल कैसे क्रिएट करूँ, तो मैंने ह्यूमन बींग से जंगल क्रिएट किया। तो जो एब्स्ट्रैक्शन है वो असीमित है। तो थिएटर में जो ये सबसे बड़ी ताकत यही है कि जो उसका जो अमूर्त है वो बहुत ज़्यादा विशद है, और बहुत वो सिनेमा जो है पैसिव, टीवी देखते हैं आप, सिनेमा देखते हैं, वो पैसिव है कि आप सिर्फ ग्रहण करते हैं। थिएटर ऐसा है गिव एंड टेक, कि आप ऑडियंस की जो कल्पना शक्ति है उसको आप सिमुलेट करते हैं, वो भी क्रिएटिव हो जाता है। वो अपने ढंग से, हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं, वो अपने ढंग से भी देखता है। तो ये जो बहुत बड़ी क्वालिटी थिएटर के अंदर है, और जो इंस्टेंट रिएक्शन है बिल्कुल वो किसी और मीडियम में नहीं है। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि सिनेमा में इंसान जो है बहुत बड़ा हो जाता है, टीवी में वो छोटा हो जाता है, लेकिन थिएटर ही एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपने सही कद्दो-क़ामत में और फ्लैश एंड ब्लड के साथ रहता है। बिल्कुल। तो मतलब आपने इतना बेखूबी से, हम कहेंगे, डिफरेंस भी बताया, सुपरियॉरिटी भी बताई। तो फिर आपने जैसे ये मूव देखा है ट्रेडिशनल थिएटर से मॉडर्न थिएटर की तरफ, तो क्या लगता है थिएटर बहुत इवॉल्व हो रहा है, इम्प्रोवाइज हो रहा है, या स्टैग्नेंट हो गया है, या लगता है और उसके एवेन्यूज बढ़ गए हैं? नहीं, थिएटर में इस वक्त काफ़ी एक रेनेसां है। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और अलग अलग जगहों पर, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है। मैं छोटे शहरों में भी जाके काम करता रहा हूँ। और एक जो बहुत अच्छा काम मुझे लगता है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उल्लेख करूँ, NSD की ही एक लड़की है, मुझसे बहुत जूनियर है, राधिका, सॉरी हाँ रसिका, उसकी वाइफ है जीशान की। उन दोनों ने मिलकर एक संहिता मंच बनाया है, और उसमें वो कंपटीशन रखते हैं कि नए प्ले लिख के लेके आई, और उनको 50,000 रुपये इनाम भी देते। वंडरफुल। हाँ, तो इससे अभी उसमें 5 साल हो गए उनको, और इस प्रक्रिया में कितने नए नाटक आए हैं। उसमें उन्होंने शुरू से मुझे जूरी में रखा है। तो अभी 5 वर्ष उन्होंने पूरे किए, पिछले महीने में गया, उन्होंने बुलाया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम जैसे सीनियर लोगों को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसकी आवश्यकता को महसूस किया कि नया थिएटर, नए प्ले राइट्स जो है वो डिस्कवर करने चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि थिएटर एक ही जगह पे स्थिर ना होकर रह जाए, लगातार आगे बढ़े। तो ये मैं उनको साधुवाद देता हूँ, और उनको मैं बहुत
तारीफ के काबिल है उनका ये प्रयास जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो मतलब अब जो यंगस्टर्स कहें, क्रिएटिव बच्चे कहें, जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने ज़रूर बताया कि आपके लिए थिएटर इज़ द बेस्ट मीडियम, चाहे वो 1-to-1 रिएक्शन कहो, इंस्टेंट रिएक्शन कहे, लेकिन थिएटर के साथ ज़रूर जुड़े और जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कला है, उसको एक गेटवे दें। हाँ, तो मैं जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई थिएटर से अच्छे बढ़कर कहीं ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उनसे ये भी कहता हूँ कि थिएटर को इसको चोर दरवाज़ा ना बनाए सिनेमा में घुसने का। बिल्कुल। क्योंकि थिएटर जो है सिनेमा से कहीं आगे है। सिनेमा की उम्र कितनी है अभी? 125 साल। और थिएटर की 500 BC की स्क्रिप्ट अवेलेबल है। जी। तो उसका इतना लंबा इतिहास है, इतनी खुद अपने आप में इतनी डिग्निफाइड एक विधा है, सिनेमा उसके आगे कहीं नहीं ठहरता। सिनेमा में आकर्षण है। सिनेमा में एक ये है कि एक साथ आप हज़ारों लोगों को बैठ कर फिल्म दिखा सकते हैं। थिएटर में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन थिएटर में जो दिखा सकते हैं, जो थिएटर में करना है, जो आमने सामने बैठ के जो फ्लैश एंड ब्लड में बातचीत होती है, जो रिएक्शन होते हैं, वो सिनेमा में या टीवी में नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज एज आप थिएटर के, आप एक बहुत ही, आप थिएटर के साथ जुड़े हैं, यू हैव ग्रोन विद इट, आई वुड से, कि आपने उसको बढ़ता हुआ देखा है। क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज? सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है कि कहा जाता है कि थिएटर जो है वो अभिनेता का माध्यम है। सही भी है कि एक बार अगर स्टेज पर एक्टर निकल गया तो अब उस पर है सारा का सारा दारोमदार प्ले का। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप रचना कौन सी चुन रहे हैं, आपको जो सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट है, सबसे बड़ी वो चीज़ होती है कि बहुत से ऐसे नाटक होते हैं मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनको कभी करूँगा नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी स्क्रिप्ट सेलेक्ट करूँ जो कि आम आदमी से लेके प्रबुद्ध व्यक्ति भी उसके साथ आइडेंटिफाई कर सके। तो कुछ ऐसी व्यक्तिगत पसंद है मेरी, लेकिन मैं उनको करूँगा। मिसाल के तौर पर वेटिंग फॉर गोदो एक एब्सर्ड नाटक है, और जिन परिस्थितियों में वो लिखा गया और तो वो रियलिस्टिक प्ले है ही नहीं, तो उससे विदेशी लोग या यूरोप के लोग इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने 2 वॉर झेली हैं, हमने नहीं झेली है, तो इसलिए उसके साथ हम समझ नहीं पाएंगे उसको, हमारी ऑडियंस को समझ नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे नाटक नहीं करता हूँ, ऐसे नाटक करता हूँ भले ही वो सेकंड नंबर पे हो मेरी पसंद में, लेकिन आइडेंटिफिकेशन उसके अंदर लोगों के आसान हो, और उसके अंदर कोई ऐसी हो जो हमारी आज की समस्या जुड़ सके, कंटेम्प्रेरी हो, जुड़ सके, कनेक्ट हो सके, और ताकि देखने वाले को लगे कि नहीं उनसे रिलेटेड कोई बात हो। और दैट नोट, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल कला के किसी भी माध्यम के साथ जुड़े, गीत, संगीत, नाटक के साथ, तभी हम कहेंगे जिंदगी का, त्योहारों का आप मज़ा ले सकते हैं और हेल्दी वेल्दी वाइज रह सकते हैं। यार त्योहारों की हम बात कर रहे हैं, तो बस होली की तैयारियां शुरू ही हो गई हैं, तो ये मिलकर हम भी कुछ गीत गा लेते हैं, सिंपल फोक फॉर यू ऑन दिस ओकेजन। आवे होलिया में हो, आवे होलिया में यजबे बहार, महीनवा दिनवा फागुन के, आवे होलिया में हो, आवे होलिया में यजबे बहार, महीनवा दिनवा फागुन के, होलिया में हो, आवे होलिया में यजबे बहार, महीनवा दिनवा फागुन के, आवे होलिया में हो, आवे होलिया में यजबे बहार, महीनवा दिनवा फागुन के, कहीं होला फाग कहीं होता बालाचारी, होता बालाचारी हो, होता बालाचारी, कहीं होला फाग कहीं होता बालाचारी, होता बालाचारी हो, होता बालाचारी, रंग में रंगाई जाले सब नर नारी, नर नारी हो, सब नर नारी, कहीं होला फाग कहीं होता बालाचारी, रंग में रंगाई जाले सब नर नारी, बरी से रंगावा के हो,
बरिसे रंगावा के रीमा झिम फुहार महीनवा दिनवा फागुन के बरिसे रंगावा के हो बरिसे रंगावा के रीमा झिम फुहार महीनवा दिनवा फागुन के बरसे रंगावा के ओ जब बहार होली है होली है होली है कहीं बाजे ढोलक कहीं बाजेला मजीरा बाजला मजीरा हो बाजला मजीरा कहीं बाजे ढोलक कहीं बाजेला मजीरा बाजला मजीरा हो बाजला मजीरा बाजला हो बाजला मजीरा मजीरा बाजेला मजीरा हो बाजेला मजीरा कहीं बाजे ढोलक कहीं बाजेला मजीरा कहीं चौताल कहीं होता बाजोगीरा तबा जोगेरा हो तबा जोगेरा हो तबा जोगेरा हो तबा जोगेरा सबके आइल बाटे हो सबके आइल बाटे गजबे सुतार महीनवा दिनवा फागुन के सबके आइल बाटे हो सबके आइल बाटे गजबे सुतार महीनवा दिनवा फागुन के त्योहारों का मजा तभी होगा अगर हम पेनलेस हेल्दी लाइफ जिए। बहरहाल जो हमारा अब का टॉपिक है एंड आई एम श्योर कि आप सभी उससे कनेक्ट हो पाएंगे बिकॉज दैट्स नेक एंड बैक पेन। पेन की जब हम बात करें स्पेशली नेक और बैक पे बहुत ही हम कहेंगे लाइक एनी अदर पेन इट्स वेरी वेरी बैड बट हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, किस तरीके से आप बच सकते हैं, क्या है कारण, क्या एहतियात बरतने हैं, किन किन छोटी बातों का ध्यान रखना है सो दैट यू कैन लीव अ गुड हेल्दी लाइफ। जानेंगे मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पी शरद चंद्रा का। वेरी वेलकम डॉक्टर, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी एम्स। घर बैठे लोग नेक या फिर बैक पेन से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ सकते हैं। आपको डायल करना होगा ये नंबर 23097524 23097524। दिल्ली से बाहर या मोबाइल से कॉल करें तो दिल्ली का STD कोड 011011 जरूर लगाएं। डॉक्टर चंद्रा, व्हेन वी टॉक अबाउट बैक एंड नेक पेन, बहुत ही आम ये मुझे लगता है अब सिम्टम से ज्यादा ये तो एक नेचुरल हम कहेंगे एक कैरेक्टरिस्टिक बनता जा रहा है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का। क्या कहेंगे? You're absolutely right. It's almost gained epidemic proportions, and one of the reasons जो सोच सकते हैं is a basic change of our lifestyle. So अभी देखते हैं more and more we are becoming sedentary lifestyles. So even I would say 5 years back our kids would go out and play in the park, but nowadays because thanks to mobiles and all the televisions, everybody is glued to some kind of a video game. So our physical activities are reducing progressively. Now if you see a spine, the way the spine is structured, it's a very dynamic structure. इसका मतलब है जब तक एक्टिविटी नहीं रहेगी उसका हेल्थ मेंटेन नहीं होगा. It's not a static structure like a pillar. जैसे आपने एक खंबा बना लिया, that is always there. Our back is not like that. It's a dynamic structure. You have the bony structure जिसमें कैल्शियम आ रहा है, वो बन रहा है. So every time new bone is formed and the old bone is being washed off, and then surrounding that you have ligaments which again are live structures. So they are getting strengthened or they are getting weakened, and it is a dynamic process. Surrounding that आपका है muscles. तो हर एक जैसे कि आपने एक flagpole ले लिया, it is connected by various kinds of ropes on all the sides to balance it in the center. तो हमारा spinal structure exactly उसी तरह है. We have so many muscles on all the sides and they contract in a very dynamic kind of a system so as to maintain the posture. Absolutely. So once there is a shift, once there is a change of lifestyle, so there is also a shift of the health of the spine more towards the left बोलते हैं. So normally जब हम left बोलते हैं इसका मतलब है जो symptoms है they start appearing in much more younger age groups. So we see nowadays people working in IT who are working on computers for 12 hours
they're starting having severe neck pain, back pain by maybe 25 years of age, 26 years of age. I have recently, about few months ago, I saw a boy, 19-year-old, who came with a huge lumbar disc prolapse, something which we will find in 50-year-old or 60-year-old or 70-year-old. So I think now age is no bar. Yes. It's certainly, as you rightly mentioned, about your lifestyle and your calcium coming in, coming out. So let's start with the neck pain. You know, when we talk about the solutions, doctor, because when talk about the neck pain, they would very easily say, you know, keep it functional, keep it rotational, but what is the right way to do it? जी, फर्स्ट थिंग आपको ये समझना है कि जो नेक पेन है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नेक पेन जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म. तो उसमें कुछ डिस्क का भी प्रॉब्लम होता है, कुछ लिगामेंट का भी प्रॉब्लम होता है, कुछ बोन का भी प्रॉब्लम होता है. और द अदर थिंग इज इट्स नॉट अ डिजीज, इट इज लाइक सम पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज एजिंग फास्टर देन रेस्ट ऑफ द बॉडी. जैसे आप एक गाड़ी को चला रहे हैं, let us say you go on a bad road, so which is the part of the car which would get spoiled first? The suspension. The suspension. So similarly over here, you know, when we are aging, our neck is aging faster than rest of the body. So isko, our whole idea of treatment is we should make the aging process of the spine or the neck same as aging of rest of the body. Other organs, So the absolutely. aging is much more faster, so we have to ensure whatever treatment we do, it kind of catches up with the natural process of aging, because you know we cannot stop aging. I mean, that's a natural part, but it should not happen in a rapid way. Absolutely. So let's talk about a situation when it shouldn't be there, you know. What will the right way of living, for that matter, your sitting posture, your while talking, while driving for that matter, so that you don't get into a situation when we need to come to, you know, तो experts एक like you. तो है कि preventive measures. Absolutely. Most important preventive measures are postures. So you have to maintain a erect posture. So one would say that something like a military posture. Your chest should come forward, and all the curvatures of the spine should be maintained. Yes, So that's yes. it. That's So perfect. before, you know, if I'm sitting in front of an expert, so that means that has to be erect. That is perfect. तो बिल्कुल जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग इरेक्ट, बिल्कुल आप सीधा बैठे हैं ताकि जो आपका स्ट्रेन है वो शोल्डर एरिया में ना पड़े. जी, जी, यस डॉक्टर, फर्दर गो The other thing is, you know, we have something called as a natural curvatures of the spine. हमारा spine जो है बिल्कुल erect नहीं होता है. We have a cervical curvature जो ऐसे आगे की तरफ होता है. Then thoracic curvature तो पीछे जाता है. फिर lumbar curvature दोबारा आगे आता है. So this natural curvatures should be maintained. So when it is maintained, our shoulders should be also on the proper position. And it is also advisable that we sit on chairs which are back friendly as well as neck friendly. So nowadays you get very good support. So rather than having a straight back, if we have some kind of a back which is curved, that would be which can maintain the lumbar curvature, that is much more healthier. The other thing is when we drive in cars, so it is better to drive in cars which have a higher seats rather than in lower seats. कुछ sedans है जहाँ पे the seats are very very low. yes, absolutely. Now there is nothing wrong in that, but what happens is the legs come up. So as a result the natural curvatures are obliterated. तो आप बहुत ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो आपको definitely neck So pain और that back means pain हो जाएगा. the lesson number 1 says your posture. आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो थोड़ी हाई हेडेड हो, एंड एज डॉक्टर राइटली सेड कि मेक श्योर जो कर्व्स है वो भी सही तरीके से मेंटेन रहे. बहरहाल मोहाली से हमारे साथ फोन लाइन पर मनोहर जी जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं. हेलो. हाँ जी मैडम, मैं मनोज बोल रहा हूँ मोहाली. जी मनोज जी, अपना सवाल कीजिए. आपसे पूछना कि जैसे उन्होंने अभी एग्जांपल दी है 19 साल के बच्चे का जो लंबर आई थिंक वो डैमेज है, उसमें प्रॉब्लम थी जी. सेम हैपेंस विद आवर किड्स आल्सो एंड विद आवर सेल्व्स आल्सो. तो हाउ टू यू कैन से मेंटेन द बैलेंस, क्योंकि एक्सरसाइज हम नहीं कर पाएंगे, एकदम से कुछ उठाते हैं जैसे कहते हैं तो उसमें चित्त पड़ना या ऐसा कोई सिम्टम आ जाते हैं कि प्रॉब्लम जो है एग्रावेट हो जाती है, तो उसके लिए अब क्या करें? तो ये अचानक काम भी करना पड़ता है, अब वार्म अप नहीं कर पाते. प्रॉब्लम हो गई है अभी. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया डॉक्टर साहब. प्रॉब्लम हो गई है, ज्यादा एक्सरसाइज करके स्ट्रेन भी नहीं कर सकते हैं, एंड एज अर्ली एज द एज व्हिच यू मेंशन इन योर आंसर, क्या कहें? जी जी, इसका मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए ये जो नेक बैक पेन है ये एक लाइफस्टाइल इशू है. तो मैंने जैसे अभी प्रिवेंटिव मेजर्स बोला है, ये एक है. एक और भी ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप सोते हैं बेड के ऊपर, पिलो आप हेड के नीचे ना लगा के take a roll of bed sheet, put it under the curve of the neck so that your neck curvature is maintained. That's the first thing. Now second thing, ये जैसे पूछ रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, it is very important for us to maintain a healthy lifestyle, because if you have too much of stresses, that also can, it's a lifestyle disease like diabetes, like hypertension. You take too much of stress, you are taking too, that also can aggravate your neck pain, it can aggravate your back pain. So I always advise my patients कि वो जब सवेरे उठते हैं
उठते हैं, let them have a private time for themselves, maybe for about half an hour. So they can do some kind of a breathing exercises so that they kind of slow down. You have to slow your thoughts down. So you can do some pranayam in the morning, that's very good. You have to hydrate yourself very well. So कम से कम 1 या 2 लीटर of पानी सवेरे ही पी लेना चाहिए, जिससे आपकी जो ligamentous structures है, they are hydrated well. Lukewarm water या फिर room temperature? Lukewarm water is very good. So if you drink lukewarm water, that's what is advisable rather than the cold water. And the other thing is you can do a set of isometric exercises in the morning. When I say isometric, I mean that iso means constant, metric means length. So fundamentally we are talking of exercises which keep the length of the spine constant. So कुछ examples हैं, जैसे कि अगर आपको neck के ऊपर isometric exercises करना है, so you can put your hand at the back and press your neck backwards without changing the length, maybe for a period of 10 seconds. You can count 1, 2, 3, 4, 10 and then leave it, and then keep on doing the cycle for about 5 to 6 times. So that means you need to push your head behind. Absolutely. And that has to go in opposite direction. Yes. So you are not actually moving your neck, keeping your neck straight, but you are putting your pressure at the back. At the same time, as you can see on the video, you can push your head forwards without actually moving your head. So that again puts a lot of exercise on your neck. So the pressure has to come from your palm to your forehead. To the forehead, absolutely. All right. So you are giving a lot of exercise to the muscles here. Similarly, you have to do for rotation on the right side and then on the left side. So this each time you have to hold it for maybe for a period of 10 seconds and leave it, and you can repeat each cycle about 4 to 5 times. अब इसमें most important thing, again this is for the lower part of the neck muscles. So you can keep your hands against the door and then try to push it outwards so that you are contracting the muscles. So again here I am showing a set of exercises which are called as isometric exercises for the back pain. Of course they have stopped the video, but I can continue. Now the whole idea of this is that these exercises, the consistency is more important than the quality. ये नहीं कि आपने एक दिन half an hour के लिए करके फिर आप बैठ गए, अगले 5-6 दिन नहीं कर रहे हैं. You may start with just couple of minutes every day, but ये आपको constantly करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि this is a capacity building exercise. जैसे आप जिम में जाते हैं, आप धीरे धीरे शुरू करके अपना वार्म अप करके then you build up your capacity. So similarly over here you are building up the capacity of your neck muscles. So that means the main idea is not to push, not to pull, not to give stress here, but at the same time pressure down. Absolutely. So similarly you have a set of exercises, isometric exercises for your back pain. Are we going to run the video right now? We will be showing, because right now we are talking about the neck pain, and that will be talking in the back pain section. Okay, perfect. West Bengal से मेजर कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं. हेलो. हेलो जी, अपना सवाल कीजिए. जी मैम, मेरे को 2 साल पहले मुझे चोट लग गई थी जी. मैं गिर गया था एक हाइट से और मेरी बैकबोन में बल्ज आ गया है. जी जी. L4, L5, S1 में. जी जी. अभी जहाँ भी जाते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं कि ऑपरेशन ही इसका ट्रीटमेंट है. इज देयर एनी अदर वे आउट? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द डॉक्टर. जी जी जी. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मेजर. जी जी जी. अब इन्होंने जो बोला, मोस्ट प्रोबेबली ही हैज अ लंबा डिस्क प्रोलैप्स. इफ यू देखेंगे कि डिस्क इज लाइक ए बफरिंग कैपेसिटी बिटवीन, इट्स लाइक ए कुशन बिटवीन द 2 वर्टेब्रल बॉडीज, और ये यंग एज में मोस्ट कॉमनली ट्रॉमा के जरिए हो सकता है. अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 80 to 90% ऑफ डिस्क डिजीजेस कैन बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली जस्ट विथ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, विथ गुड लाइफस्टाइल हैबिट्स, whatever I have advised. And of course for the back you should not bend, you should not stoop. अगर आपको नीचे बैठना है तो पूरा बैक को सीधा रख के एक स्टूल के ऊपर बैठिए या चेयर के ऊपर बैठिए, लेकिन बैक को बेंड करके मत आइए, so that there is additional stress. So sit on the knees, I mean just... Yes, you can sit on the knees. So if you do all this, you follow the proper lifestyle habits, 90% of the patients do not require surgery. But again there are certain conditions where surgery is required. मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो रही है, जैसे कि कुछ कमज़ोरी आ रही है पाँव में, है, या पेशाब या लेट्रिन में कुछ कमज़ोरी, मतलब कंट्रोल करने में कुछ आ रही है, या डिस्क बढ़ता जा रहा है, या बहुत ही सिवियर पेन हो रहा है. दीज आर द कंडीशंस वेयर यू हैव टू डू सर्जरी. बट आजकल भी सर्जरी इज ऑल्सो वेरी सेफ. सो वी कैन डू सर्जरी थ्रू ए की होल अप्रोच, एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं, बहुत छोटी ओपनिंग के जरिए कर सकते हैं. So it has become almost like a day care surgery. Absolutely. So doctor, let's talk of condition कि आपको
cervical pain है, you have neck pain and back pain, still उस condition में the exercises which we just showed to our viewers can be done. Now this is a question which is very commonly asked and there's a lot of confusion. देखिए, अगर somebody is having severe neck pain, you cannot do exercises. The whole exercise is for the long term benefit. So as you keep on doing exercises, your strength of your muscles increases. So somebody has a severe pain, I would advise maybe a collar for a couple of days. उससे ज़्यादा नहीं. If you put a collar for a longer time, your neck muscles are going to atrophy and it's going to create more a problem. So बहुत ज़्यादा pain है तो you have to put a collar. He can be given painkillers which the doctor can advise. By the time his Sudan is down, yes, then you absolutely. can get into So your routine neck basically. spasm कम हो जाएगा. Now you have to understand, medicines do not heal the disease. They only reduce the pain. Similarly, जब आप कॉलर पहनते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेक स्पैज्म हुआ तो थोड़ी दिन के लिए पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पहनेंगे तो आपका नेक मसल्स जो है वो अपने आप श्रिंक होके वीकनेस आ जाएगी. I think the same is with belt. हम जरूर कितने समय के लिए बेल्ट या Absolutely. फिर नेक आप कहीं की यूज करें ना करें, कॉलर यूज करें. फोन लाइन पर कॉलर हमारे साथ है हरियाणा से दीपिका. लेट्स टेक हर क्वेश्चन. हेलो. हेलो जी दीपिका जी, अपना सवाल कीजिए. आप क्या पूछना चाहते हैं दीपिका जी? एम आई ऑडिबल? मेरे पीछे कमर में दर्द होता है मैम, कभी कभी ज्यादा हो जाता है और झुकती हूँ जब सांस लेने में दिक्कत होती है. क्या उम्र है आपकी दीपिका? कमर में दर्द हो जाता है, ज्यादा झुकती है, आई थिंक. हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, जैसे मैंने बताया है. तो इसमें वही है कि आपको वो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल आनी चाहिए. बिल्कुल. झुकना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो बेड के टेबल के मतलब चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं और अपना वो जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, वो शुरू करना चाहिए. नाउ ए मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन दे आर ऑल्सो डेफिशिएंट इन विटामिन D3. वी थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ ट्रॉपिकल कंट्री, बहुत धूप है तो विटामिन D अच्छी होनी चाहिए, बट सरप्राइजिंगली आवर होम्स डू नॉट गेट एनी सनलाइट, विंडोज़ नहीं होती है. सो recent studies have shown that a majority of Indians have vitamin D3 deficiency, even vitamin B12 deficiency. अब इसको ठीक करने के लिए we should take curd, we should take green leafy vegetables, कुछ कैल्शियम टैबलेट्स भी ले सकते हैं. अब कुछ चीज़ें हैं कि जैसे एज बढ़ती जाती है, लोगों को कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है, तो कुछ टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो जब एज आता है, अगर हमें पता चलता है कि हड्डी की क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है, तो ये मेडिसिन भी ले सकते हैं जिसके जरिए कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है. तो क्या इसके अलग टेस्ट होते हैं which talks about there are number of tests, so we can do a serum vitamin D3, उससे पता चलता है कि ब्लड लेवल में क्या है. then we can do a plain x-ray में भी पता चल जाता है कि बोन की क्वालिटी क्या है. nowadays you get the DEXA scan, even though it is not very specific or sensitive, so वो देखना चाहिए कि किस इंडिकेशन में हमें इसको करना है. बिल्कुल. तो जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया विटामिन D3 या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, अक्सर हमने देखा है इंजेक्टेबली आप XYZ न्यूरोबिन मेडिसिन की बात करें या कोई भी मेडिसिन कहे जिससे कि आप 5 शॉट्स ले या 7 शॉट्स ले, यू आर राइट ऑन ट्रैक फॉर अनदर 6 more months, बट इज इट द राइट वे? सी, अगर विटामिन B12 बहुत ही कम है तो उसमें भी लोगों को नमनेस आ सकती है, देयर कैन बी लॉस ऑफ सेंसेशंस, इट कैन कॉज न्यूरोपैथीज. द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज कर्ड. तो आप कुछ दही लेते रहेंगे, पर्टिकुलरली इन वेजिटेरियंस ही होता है. हाँ, कर्ड लेते रहेंगे तो दैट इज क्वाइट इनफ. बट अगर आपका B12 काफ़ी कम है, देन यू मे रिक्वायर ए कोर्स ऑफ इंजेक्शंस. नाउ सिमिलरली विटामिन D3 बहुत ही ज़्यादा कम होता है, देन यू हैव टू टेक अ वीकली ट्रीटमेंट ऑफ 60,000 यूनिट्स टिल. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विटामिन D में, बिकॉज इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन, आपको हाइपर विटामिनोसिस भी हो सकती है, विटामिन D टॉक्सिसिटी भी हो सकती है. तो आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. जब तक आपका लेवल बिल्ड हो गया, देन यू आर फाइन का बैक ऑन द ट्रैक. डेफिशिएंसीज का ध्यान रखें और विशेषज्ञ के पास जाकर एग्जामिन करवाएं. दिल्ली से एक और फोन लाइन पर कॉलर है दिव्या, उनका सवाल ले लेते हैं. हेलो. हेलो. हेलो जी दिव्या, अपना सवाल कीजिए प्लीज. हाँ, माय क्वेश्चन इज कि मेरे हस्बैंड के बैकबोन में L4-5 में गैप बहुत कम हो गया है. जी जी जी. तो उसके लिए मुझे पूछना है कि व्हाट इज द रेमेडी लाइक. जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन दिव्या. नाउ दिस इज वेरी कॉमनली सीन ऑन एक्सरेस. इसको डीजनरेटिव डिस्क डिजीज बोलते हैं. तो जैसे मैंने बताया कि जो डिस्क है बिटवीन द 2 वर्टेबल बॉडीज, इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब इसमें पानी होती है. हाँ, तो कुछ आफ्टर अ सर्टेन, बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस, इट बिकम्स डिहाइड्रेटेड. सो एज अ रिजल्ट द गैप कैन क्लोज. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन फाइंडिंग. आप आफ्टर 40 या 50 करेंगे एक्सरे, आप देखेंगे कि कोई भी लेवल में गैप थोड़ा कम होता है.
Now again, the same precautions whatever I told you, they have to be followed rigidly. Pain ज़्यादा है तो you can get an MRI to rule out any kind of a significant disc prolapse. But most of the degenerative disc diseases, they can be put back on track with the same kind of precautions what I have told you. That is preventive measures, where you take care of your posture, you hydrate yourself properly, you do a set of isometric exercises in the morning, try to combine it with some kind of a meditation or a prayer, it will work out very well. So keep your own private time, maybe for half an hour in the morning and the evening, where you can cool down your mind and also combine it with a set of isometric exercises. And then of course, if you are a vegetarian, take enough B12 and also ensure that your vitamin D3 levels are very good. Because ये देखा गया कि अगर vitamin D3 कम है, not only it affects the bones, it can also increase the chances of person developing a malignancy. It increases the chances of person developing several other diseases. So I think random checkups and examinations are must, wherein but again that has to be done under the eye of a specialist only. जी. तो डॉक्टर, coming back to the problem, हमने neck pain की बात की, coming back to the back pain. Back pain अक्सर हमने देखा है कि अगर आपकी post delivery बात करें या age की बात करें, बेशक age is no bar as per you were just mentioning about the cases, उससे फिर कैसे निजात पाए? क्या उनके लिए भी आपको लगता है कि जो आपने टिप्स अभी दी, will that be enough to solve the problem? I would say that the back pain is the most commonest neurological problem. I think more than headache. अगर आप देखें तो lot of people would be having, or practically everybody would have suffered back pain at some point of time. And majorly people tend to ignore it. Absolutely, they tend to ignore it. So back pain again is very similar to neck pain. तो बैक पेन जिन लोगों को होता है, ये देखा गया कि almost 40% of them develop neck pain and vice versa. So again, it's very important that when you lie down on the bed, apart from using a cylindrical pillow for your neck, when you lie down straight, don't keep your legs straight. Keep a couple of pillows under the knee joint so that the leg is bent around the knee joint. So you don't keep your legs straight. क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब आदमी सीधा सोता है और पाँव को सीधा रखता है, particularly with the background of back pain, there what happens is your lumbar curvature becomes straight, and that actually increases the back pain. Though it should be little curved. Exactly. As per the original structure. Absolutely. So to kind of preserve that curvature, if you put 1 or 2 pillows under your knee joint, that will actually be very soft, or that will be very good on your lumbar spine. This is in the case if you are already having a problem. Absolutely. But if you don't have a problem, still you can follow the same routine. You can still follow. It's a very healthy pattern, because when you put some pillows under your knee joint, it's going to maintain your curvatures of the spine, which is healthy in the long run. And I think majorly लोग सोच रहे होंगे गद्दा, the mattress on which we are sleeping, there are n number of which are available in the market. Memory foam से लेकर, medicated mattresses से लेकर, talking about everything under the sky are being served as a mattress. किस तरीके का आप अपने बेड पर, अपने पलंग पर गद्दा रहे ताकि आपको लगे कि it will serve the problem. See, that again is a huge market. My suggestion is an ordinary cotton mattress, not too hard, not too soft, is the best possible mattress you can have. Definitely avoid all those sponge mattresses where you sink inside. That's not good, because if you sink inside the mattress, your curvatures are again going to get, and you're going to develop a back pain. Normal cotton का जिसे mattress कहते हैं, ना ही ज़्यादा सख्त हो, ना ही ज़्यादा soft हो. और अगर exercises की बात करें कि आप बिल्कुल healthy है, just to refrain yourself and to not get into that picture, क्या कहेंगे exercises कौन सी करें? अब back के लिए exercises again they are called as isometric back strengthening exercises. Keep them straight. So one should not bend your spine. So simple exercises what are advised is you can lift first your left leg, keep it for few seconds, and then lift the other leg. So knee has to be straight. Yes, and then turn on your stomach, and then again lift both the legs one at a time, and then after this is over, lift both your head as well as legs, both like a bow, and keep it above maybe for a couple of seconds. इसके बाद आप सिर को भी उठा के, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, सिर को भी उठा के few seconds you can hold your neck with the support of your palm, or with the support of your palm, with the support of your hand. Hold it for a few seconds and come down. So all these things, they will ensure that your back muscles are getting exercised without the change in the direction of the spine or without the change of the spine. Absolutely. Apart from that, you do about 15 to 20 minutes of walking. That is an all round exercise. Jogging. Just walk as much as you can, don't jump. I will not advise again a treadmill. The problem with treadmill is that it is not a natural kind of a walking. If you see, treadmill is absolutely flat. Flat.
So that again can put a lot of stress on your knee joints, or even on the back, because the normal curvatures again don't maintain so well if you go on a treadmill. Because naturally आप देखें तो natural path is not as straight as a treadmill. So if you just do a natural walking maybe for 20-25 minutes normally, and in fact when you are walking you can put your hand on any part of the spine and you feel it, and आपको ये पता चलेगा कि हर एक part of the spine is contracting. So it is as if the whole spine is getting serviced when you start walking. I think the basic simple funda is be natural. Absolutely. चाहे आप mattress की बात करें, medicines की बात करें, diet की बात करें, routine की बात करें, and I would say one of the most informative segments we ever had on the show, because I was here not serving as an anchor but as a listener myself, because I think everybody can get connected to this topic. On that note, thank you so much, doctor, for joining it and for all the discussion. Just lack of time, otherwise we'll go on and on. Thank you so much. तो बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत सारा दही खाए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का है, गेट अप अर्ली, फॉलो द सिंपल रूटीन, कीप इट सिंपल, और फिर देखिए बैक पेन और नेक पेन को बाय बाय. ऑन दैट नोट, इसी तरीके से मंडे टू फ्राइडे हम लाते हैं गुड इवनिंग इंडिया आपके घर तक. दीजिए आज हमारी पूरी टीम को इजाजत. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग.